कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको महाजन पदों वाला टॉपिक करवाया था, उस महाजन पद में हमने 4 टॉपिक्स पढ़ लिए थे। उसके बाद मैंने आज महाजन पदों में जो सबसे इम्पोर्टेंट महाजन पद था उस समय का वो लिया है। उस समय का जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो महाजन पद था वो कौन सा था? मगध साम्राज्य था। कौन सा था? मगध साम्राज्य था। और मगध साम्राज्य में कौन से वंश की स्थापना हुई थी? मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। और ये स्थापना इसकी कब हुई थी? 326 ईसा पूर्व हुई थी। तो मौर्य वंश यानी कि मगध साम्राज्य जब अस्तित्व में आया तो उस समय कौन से वंश का शासन उस पर चल रहा था? तो हम कह सकते हैं कि उस समय हर्यक वंश का शासन चल रहा था। हर्यक वंश के साथ साथ ही मौर्य वंश अस्तित्व में आ गया था। यानी कि मगध साम्राज्य का जो प्रादुर्भाव है, जो विस्तार है, वो उत्तर पश्चिम भारत तक पूर्ण रूप से फैल गया था। हर्यक वंश के बाद वहां पर किस वंश का शासन चल रहा था? तो नंद वंश का शासन चल रहा था। आज मैंने ये जो टॉपिक लिया है उसमें 10th, 12th और BA फर्स्ट ईयर इन सभी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो तीनों इक्वली इस चीज को समझें। तो नंदवंश यानी कि जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रहेगा मौर्य वंश से पहले, उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नंदवंश के बारे में पढ़ेंगे। और नंदवंश, तो नंदवंश का जब शासन चल रहा था उस समय नंदवंश का जो शासक था मगध साम्राज्य पर कौन से वंश का शासन चल रहा था? नंद वंश का शासन चल रहा था। और मगध साम्राज्य पूरे उत्तरी भारत पर अपना प्रभाव स्थापित कर चुका था। यानी कि पूरे के पूरे उत्तर भारत पर किसका शासन था? मगध साम्राज्य का शासन था। तो नंदवंश का जो शासक था उस समय, जो मगध के यानी कि मौर्य वंश के सिंहासन पर बैठा था, उसका नाम क्या था? घनानंद। ये जो नंदवंश का शासक था घनानंद, ये अपने आप में क्या था? बहुत ही क्रूर था। क्रूर का मतलब जनता के प्रति इसका जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था। यानी कि जनता के साथ ये बहुत गलत व्यवहार करता था। और जनता इसके आम जनता इसके अत्याचारों से क्या थी? परेशान भी थी। यानी कि आम जनता क्या थी? अत्याचारों से परेशान थी। भारत पर एक विदेशी आक्रमणकारी का आक्रमण हुआ। और वो विदेशी आक्रमणकारी कौन था? विदेशी आक्रमणकारी जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? सिकंदर के नाम से जानते हैं, यानी सिकंदर, जिसका प्रभाव भारत पर बढ़ता जा रहा था। उसने पाकिस्तान की तरफ से भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। अब वो धीरे धीरे कहाँ बढ़ने लग गया था? पंजाब तक पहुंच गया था। कहाँ तक पहुंच गया था? पाकिस्तान से होते हुए वो पंजाब तक पहुंच गया था। तो उसी समय का एक किस्सा बहुत ज्यादा मशहूर है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी, जिससे कि मौर्य वंश की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे सामने आ जाएगा। यानी कि उसी समय आपने नाम सुना होगा चाणक्य नाम के एक विद्वान का, है ना? तो जब विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर ने ये मौर्य वंश पर यानी कि भारत पर जब आक्रमण किया तो उसी समय एक पंडित थे चाणक्य, जो कि बहुत ज्यादा भयभीत हो गए और नंद वंश के शासक यानी कि घनानंद के दरबार में आए। घनानंद के दरबार में आने के बाद उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रमणकारी कभी भी हमारे साम्राज्य यानी कि मगध तक पहुंच सकते हैं, और वो मगध पर पहुंच जाएंगे तो हमारा राज्य क्या हो जाएगा? छिन्न भिन्न हो जाएगा और पूरे भारत की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। तो इस पर नंदवंश के शासक घनानंद, जो कि बहुत ही ज्यादा घमंडी था, तो उसने हास्यपूर्वक
जो चाणक्य था उसका अपमान किया और उसको बोला मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये सिखाने की जरूरत तुम्हें नहीं है, या फिर एक पंडित से मुझे ये सारी बातें जानने की जरूरत नहीं है। और द्वार वालों से कहकर उसकी शिखा पकड़कर उसको वहां दरबार से, भरे दरबार से उसको वहां से बाहर निकलवा दिया था। तभी से चाणक्य ने एक कसम खा ली थी कि जब तक नंदवंश के इस राजा घनानंद का मैं सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। तब से ही इसने क्या कर लिया, मौर्य साम्राज्य के लिए एक नया शासक ढूंढने का कार्य इसने शुरू कर दिया था। तो उस समय मौर्य वंश में या पूरे भारत में विदेशी आक्रमणकारी के कारण जितनी भी समस्याएं या भय चल रहा था, उस भय की समाप्ति मौर्य वंश के नए शासक यानी चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से होती है, जिसने पूरे के पूरे भारत को क्या किया, एक सूत्र में बांधा। यानी कि भारत को उस समय एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट की आवश्यकता थी जो कि पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरो सके। इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो मौर्य वंश की स्थापना भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जो कि एक बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट था और साथ ही उसने शीघ्र ही भारत की जो राजनीतिक नभमंडल था उस पर कौटिल्य का शिष्य बनकर चंद्रगुप्त प्रकट हुआ और उसने एक नवीन राज्य वंश यानी कि मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो सबसे पहले हम मौर्य वंश में किसके बारे में पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कितने समय का था? 322 ईसा पूर्व से लगाकर 298 ईसा पूर्व का था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, अपने गुरु यानी चाणक्य की सहायता से उसने नंद वंश के अंतिम शासक घननंद को पराजित कर दिया। और जब उसने घननंद को यानी कि घनानंद को जब पराजित किया, उस समय मौर्य साम्राज्य के शासक यानी चंद्रगुप्त की आयु क्या थी? महज 25 वर्ष थी और 25 वर्ष की उम्र में ही वह मौर्य साम्राज्य यानी कि मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान शुरू किया और कर के प्रथम अखिल भारतीय समाज की स्थापना भी की। आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि भारत में प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो उसमें सर्वप्रथम नाम किसका आएगा? चंद्रगुप्त का आएगा। किसकी सहायता से की? तो उसके साथ में नाम किसका आएगा? चाणक्य का आएगा। और उसने कौन से शासक का संहार किया या कौन से शासक को हराया? तो उसमें नाम आएगा घनानंद का। तो ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं और आपको इनके ये आंसर देने होंगे। उसी समय 305 ईसा पूर्व में तत्कालीन यूनानी शासक उस समय आया सेल्यूकस निकेटर, जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने युद्ध कौशल से पराजित कर दिया। उसके बाद इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी। संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी का पश्चिमी क्षेत्र उसे दे दिया तथा अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना की जो शादी है वो अंतर्राष्ट्रीय विवाह के अंतर्गत आती है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसका हुआ था? तो उसमें चंद्रगुप्त और हेलेना के विवाह के बारे में आएगा। इसके बाद में उसने अपना एक राजदूत मेगस्थनीज भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने कि इंडिका लिखी थी और उसमें भी इंडिका के प्रशासन के बारे में उसने बहुत अच्छा वर्णन किया था। तो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जो जानकारी मिलती है वो अधिकांश जानकारी हमें मेगस्थनीज के इंडिका से भी प्राप्त होती है। इसके बाद चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल ये सारे के सारे क्षेत्र सम्मिलित हो गए। और इसकी जानकारी भी हमें तमिल ग्रंथ अहनानूर तथा मुरानानूर से जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण की तरफ अपना रुख किया और उसने वहां पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी अपना आक्रमण किया तथा बाद में वृद्धावस्था में उसने जैन धर्म के शिक्षक भद्रबाहु से शिक्षा ली
और उसने 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर उपवास करके संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य को पूरे इतिहास में और कौन कौन से नाम से जाना जाता है या कौन कौन से विद्वानों ने उसे कौन कौन सा नाम दिया है, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमसे पूछा जाता है। जैसे जस्टिन ने उनको सेंड्रोकोट्स की उपाधि दी थी, प्लूटार्क ने उसको एंड्रोकोटस की उपाधि दी थी, और साथ में मुद्राक्षस जो विष्णु दत्त के द्वारा लिखा गया था उसमें उसको वृषल की संज्ञा दी गई है। महावंश में उसको क्षत्रिय कहा गया है, और साथ ही साथ चंद्रगुप्त को मौर्य यानी कि मुरा साम्राज्य से उत्पन्न बताया गया और कहा है कि उसकी जो माता थी वो मुरा वंश से थी। तो इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का 298 ईसा पूर्व में क्या हो गया, देहांत हो गया या उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका जो पुत्र था बिंदुसार वह गद्दी पर बैठा था। उसका जो शासनकाल था वो 298 ईसा पूर्व से लगाकर 272 ईसा पूर्व तक का पूरा समय कहलाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार उत्तराधिकारी बना था, जिसे यूनानी लेखक किसके नाम से जानते हैं? यूनानी लेखक उसको अमित्रोचेट्स के नाम से जानते हैं या उसको अमित्रोचेट्स के नाम से पुकारते भी हैं। वायु पुराण में उसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में उसको सिंहसेन के नाम से भी पुकारा जाता है। उसने सुदूर दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, यानी कि जो कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने अधूरा छोड़ दिया था वही कार्य फिर उसके पुत्र ने पूर्ण किया था। ये सारी जानकारी हमें दिव्य अवदान से मिलती है, और दिव्य अवदान से हमें ये भी मिलती है कि उसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, और उन दोनों विद्रोह का दमन करने के लिए उसने पहले तो अशोक को भेजा था तक्षशिला, और उसके बाद में उसने अपने पुत्र सुशीम को भेजा था। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमैक्स नामक अपना एक राजदूत भेजा था, और साथ में डाइमैक्स भेजा था, और साथ में वहाँ की जो सूखी अंजीर थी और वहाँ की जो शराब यानी कि जो मदिरा थी वो भी उसने भेजी थी। इसके साथ बिंदुसार ने उसे वहाँ के दार्शनिक को भेजने को भी कहा, परंतु उसने वो मना कर दिया था कि हमारे यहाँ से दार्शनिक भेजने का कोई रिवाज नहीं है। इसके बाद पिलनी के अनुसार मिस्र के नरेश फिलाडेल्स यानी कि मेली द्वितीय ने डियानीसियस नामक मिस्री राजदूत भी बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितना राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने छोड़ा था उस राज्य का जो विस्तार था उसके पुत्र किसने किया था? बिंदुसार ने किया था। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे अशोक के बारे में। तो अशोक कौन था? बिंदुसार का पुत्र था। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? जैन अनुश्रुति से मिलती है। अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध क्या किया था? मगध के शासन पर अपना अधिकार कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में, जिसका शासनकाल कितना था? 273 से लगाकर 232 ईसा पूर्व तक का कहलाता है। अगर हम जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पढ़े तो हमें जानने को मिलता है कि अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध राज्य पर अपना शासन किया था, यानी कि उस पर अपना अधिकार किया था। और ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध की राजगद्दी को प्राप्त किया था। इसके साथ साथ दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की तथा गुज्जरा अभिलेखों में भी उसका नाम हमें क्या मिलता है? अशोक मिलता है। तो 1 लाइनर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक का नाम, अशोक का उल्लेख कौन से अभिलेखों में मिलता है? तो आप मास्की और गुज्जरा नामक अभिलेख के बारे में बताएंगे। अभिलेखों में अशोक के दूसरे नाम भी मिलते हैं, जैसे देवानम प्रिय, देवान प्रियदर्शी। इन उपाधियों से भी अशोक ने अपने आप को विभूषित किया था। तो आपसे अशोक के बारे में पूछा जा सकता है कि उसको और कौन कौन से नामों से पुकारा जाता था। जैसे अशोक के एक में अशोक वर्धन भी मिलता है, देवानम प्रियदर्शी, ये सारी उपाधियां किसकी थी? अशोक की थी। अब अशोक का विवाह किससे हुआ था? विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ था, तथा उसी से उसकी पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म भी हुआ था। और इसी को उन्होंने श्रीलंका भी भेजा था। किस लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए। अशोक के अभिलेखों में उसकी जो एक रानी थी कारुवाकी, उसका भी उल्लेख मिलता है।
अशोक को अपने पूर्वजों की तरह ही अपने साम्राज्य विस्तार की बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी, यानी कि महत्वाकांक्षा थी। वो अपने साम्राज्य को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता था। और अशोक का साम्राज्य काल आते आते भारत का अधिकांश हिस्सा, यानी कि कह सकते हैं कम से कम 80% भारत पर मगध साम्राज्य का राज्य स्थापित हो गया था। इसके बाद राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के जो अनेक क्षेत्र थे उन पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का भी काफी बड़ा भूभाग उसमें शामिल हो गया था। अब इतने साम्राज्य के प्रति अपनी महत्वाकांक्षा रखने वाला शासक अचानक से कैसे अहिंसक बन गया तथा कैसे उसने युद्ध की नीति का परित्याग कर दिया। यानी कि इससे पहले तो मौर्य वंश के जितने भी शासक थे उनका जो कहते हैं ना एक मुख्य स्लोगन क्या था, युद्ध घोष की नीति थी, यानी रण घोष की नीति थी। उसके बाद में उन्होंने धम्म घोष की नीति में कैसे परिवर्तित कर दिया। तो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, यानी कि लगभग 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। क्योंकि कलिंग उसके साम्राज्य की दृष्टि से देखा जाए या सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य था और वो उसको किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। इसलिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया और उसने शस्त्र त्यागी की घोषणा कर दी। क्योंकि अशोक का जो मंत्री था वो उसको वहां पर, यानी कि कलिंग क्षेत्र में वहां पर लेकर गया जहां पर युद्ध हुआ था। वहां पर उसने जब बहुत सारी लाशें देखी और वहां पे करुण क्रंदन सुना तो उसके मन में जो उदारता थी वो जाग उठी और उसका मन विचलित हो गया। और उसी दिन के बाद उसने युद्ध घोष की नीति का त्याग कर दिया और उसने सशस्त्र त्याग की घोषणा कर दी और अपने मगध साम्राज्य में उसने शस्त्रघात की नीति का त्याग किया और उसी के अंतर्गत उसने कलिंग की राजधानी धौली या तौसली बनाई गई। यानी कि उसके बाद में उसने मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी बनाई, कलिंग बना दी थी। अब हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया तथा अशोक के द्वारा कौन कौन से अभिलेख लिखे गए थे और उसे अभिलेख लिखने की प्रेरणा किसके द्वारा मिली। तो आने वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आज मैंने आपको जितना भी टॉपिक पढ़ाया है आपको समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा अपने घर में सेफ और सुरक्षित रहे। गुड बाय स्टूडेंट्स।